हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी ईडीओ बिहार एसएससी तथा बिहार एसआई से संबंधित हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। आज मैंने सोचा कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट मैंने करवाया था, जिसमें जितने भी पीवाईक्यू थे मैंने टीआरई में पूछे गए बीपीएससी द्वारा या अदर एग्जाम में पूछे गए, उनको मैंने आपको करवाया था। आज मैंने थोड़ा सोचा है कि शुरुआत से चैप्टर वाइज पांच आपको ये क्वेश्चंस करवा दिए जाएं, ताकि जहां से भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इनको देखते हैं और साथ में इनकी व्याख्या सुनते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ऐसे ही पूरे मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडवाइल हिस्ट्री जो करवा देंगे, साथ साथ जियोग्राफी और पॉलिटी के भी इसी टाइप से, और साइंस का भी करवाया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए कृपया करके, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं। और साथ ही साथ मैं हिस्ट्री तो करवा ही रहा हूँ, आप मैथ और रीजनिंग के जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उनको अवश्य जाकर देखिए, वो भी काफी मददगार आपके होंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, कह रहे हैं कि निम्न में से, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, इस नीति से कौन संबंधित था, ब्लू वाटर नीति से कौन संबंधित था। ठीक है, ये इसका आंसर अब बताइए। देखिए, सर्वप्रथम आप जानते हैं 1498 में, व्याख्या समझिए, 1498 में, ठीक है, वास्को डिगामा भारत आता है। वास्को डिगामा भारत आता है, ठीक है, वास्को डिगामा भारत आता है। इसका स्वागत कौन करता है, जमोरिन करता है, और यह कालीकट पहुंचता है, वहां से व्यापार करके जब वापस जाता है तो 60 गुना मुनाफा कमाता है। इतना तो आप जानते ही है, ठीक है। उसके बाद फिर जो पुर्तगीज हैं, इनकी फैक्ट्री स्थापित होती है कोचीन में। कहां पे होती है ये फैक्ट्री स्थापित होती है, कोचीन में, ठीक है। कोचीन में फैक्ट्री स्थापित करते हैं, और प्रथम इनका जो गवर्नर बन के आता है उसका नाम है डी अल्मीडा, ठीक है। अल्मीडा जो है ये गवर्नर बन के आता है, और उसके बाद यह एक नीति शुरू करता है जिसे कहते हैं ब्लू वाटर नीति। इस नीति के तहत क्या था कि अगर कोई भी जहाज बिना इनकी परमिशन से समुद्र से जाता है तो ये उसको रोकते थे या उस पर अटैक कर देते थे। अर्थात इनको ये एक उनको परमिशन पत्र देते थे, ठीक है, परमिशन देते थे, जिसको कार्टेज कहते थे। क्या कहते थे, कार्टेज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अल्मीडा ने इसको शुरू किया था, तो ये कौन संबंधित है। इसके बाद जो गवर्नर बन के आता है वो आता है अल्बुकर्क आता है, ठीक है। और जो गोवा को छीनता है, ये इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, यानी कि पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक कौन है, वो है, ठीक है, अल्बुकर्क। इसके बारे में याद रखिएगा कि इसने क्या शुरू किया था। इसने एक तो गोवा को छीना था, ठीक है, 1510 में गोवा को इसने छीना था, ठीक है, इसकी याद रखिए, ठीक है। और इसने क्या कहा था कि जो पुर्तगाली हैं, जो विदेशी यूरोपीय जो है भारतीय औरतों से शादी करें, इसकी नीति इसने शुरू की थी, ताकि अपने धर्म का जो क्रिश्चियनिटी है उसको ज्यादा से ज्यादा विस्तारित किया जा सके। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द ओकेजन फॉर द पुर्तगीज टू हैंड ओवर द बॉम्बे टू द ब्रिटिश। कह रहे कि पुर्तगालियों ने द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंपे जाने का क्या अवसर था, यानी किस कारण बंबई को इन्होंने सौंपा था। हुआ क्या था कि पुर्तगाली राजकुमारी जो थी कैथरीन फ्रेग्रेंजा, उसका विवाह हुआ था ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से, ठीक है। तो इस अवसर पर उन्हें बंबई को दहेज के स्वरूप दिया था। ऑप्शन नंबर जो बी है, दैट्स द करेक्ट आंसर। बाद में चार्ल्स द्वितीय जो है ये 10 पाउंड के किराए पर इस बंबई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है, और फिर बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यही हेडक्वार्टर बन जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है, दैट्स द करेक्ट आंसर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, कह रहे कि द फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ इंडिपेंडेंस विच वर अंडर द पुर्तगीज, ठीक है, सुजर्निटी एंड कंट्रोल। कह रहे कि बताइए निम्न में से स्वतंत्रता के बाद भी कौन कौन से उपनिवेश थे जो पुर्तगालियों के आधिपत्य रहे, उनके अंडर रहे। तो आपको पता है कि दादर नागर हवेली और जो दमन दीव और गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव और गोवा, यहाँ पे गोवा नहीं दिया है तो गोवा पे लिखिए ना, तो ये सारे के सारे जो थे वो इनके आधिपत्य में रहते। तो 1 और 4 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है इसे रहेगा।
पौंडीचेरी जो है आप जानते हैं कि फ्रांसीसियों के अंडर में थे, ठीक है। तो दमन दीव और दादर नगर हवेली जो है ये 1961 में यहाँ से पुर्तगालियों को भगाया जाता है। ये सर्वप्रथम आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं भारत से, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट टू स्टार्ट अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वर, करे किसने एक संयुक्त पूंजी बना करके भारत में सर्वप्रथम व्यापार किया था? तो आप जानते हैं कि संयुक्त पूंजी से निर्मित कंपनी थी डच ईस्ट कंपनी। डच कंपनी जो है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसने सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी के द्वारा भारत में व्यापार करना शुरू किया था, ठीक है। डच जो है ज्यादातर यहाँ से सोरा का व्यापार करते थे, ठीक है। और इनकी एक जो 12 पूछा जाता है कि सर्वप्रथम पटना में किसने फैक्ट्री स्थापित की थी? तो 1632 में सर्वप्रथम पटना में किसने फैक्ट्री स्थापित की थी? डचों ने सर्वप्रथम पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, संयुक्त पूंजी से निर्मित कंपनी कौन थी? डच थी। डच कहाँ के निवासी थे? तो नीदरलैंड के, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन पटना। देखो आगे मैंने कहा था कि इन्होंने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहां पर? पटना में स्थापित की थी। तो 1632 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी, किसने? डचों ने। Where did the British set up their first trading center in India? देखो जब ये आते हैं, आप थोड़ा बात समझिए, 1600 में आप जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उस समय यहाँ पे जो शासन था वो अकबर का शासन था, ठीक है। परंतु 1613 में ये भारत आते हैं और भारत आकर के जैसे भारत आते हैं उस समय भारत में जहांगीर का शासन रहता है, ठीक है, जहांगीर का शासन रहता है। जहांगीर के शासन से ये फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगते हैं, परंतु पुर्तगीज के कारण, ठीक है, इनको परमिशन नहीं दे पाता। कौन? जहांगीर। फिर भी ये अपने जो फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित कर लेते हैं। कहां पर? सूरत में स्थापित करते हैं 1613 में। तो अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित करते हैं? सूरत में, ठीक है। अब ये देखिए, सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित करती है। उसके बाद अब जहांगीर को अनुमति देने के पीछे वजह था क्योंकि कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में जो ब्रिटिश है, इन्होंने कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को एक युद्ध में हराया था जिसको कहते हैं स्वाई का युद्ध, ठीक है। तो स्वाई का जो युद्ध है, इस युद्ध में किसने हरा दिया था? अंग्रेजों ने किसको हराया था? पुर्तगीज को हराया था 1620 में। किसके नेतृत्व में? कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद इनको फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति कहां पे प्राप्त हो गई थी? सूरत में। और सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित करते हैं। नहीं देखिए, कह रहे हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता, कि कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? आप जानते हैं इसकी स्थापना जो है वो जॉब चरनॉक जो है वो उसके द्वारा की जाती है। तो जॉब चरनॉक जो है, जॉब, ये ऑप्शन बी है, जॉब चरनॉक द्वारा की जाती है, ठीक है। 3 जगह थी, 3 गांव थी, सूतीनाता, ठीक है, गोविंदपुर और कलिकाता। ये 3 गांव थे। इन तीनों गांवों को एक साथ बना करके इन्होंने कलिकत्ता जिसको की स्थापना की थी, किसने? जॉब चरनॉक ने, ठीक है। तो याद रखना जॉब चरनॉक, ठीक है। वहीं अगर पूछे कि बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो बंबई के वास्तविक संस्थापक को हम गेराइड आंगियार जो है इसको मानते हैं। तो कौन? गेराइड आंगियार जो है इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ का? मुंबई का वास्तविक संस्थापक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर इनटू द इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुर्तगीज कैप्चर गोवा इन 1499 बताया था कि यही सबसे रॉन्ग है, क्योंकि 1498 में तो ये आते हैं, ठीक है। 1499 तक तो अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। गोवा को कब कैप्चर करते हैं? तो गोवा को कैप्चर करते हैं 1510 में, 1510 में। तो 1510 में गोवा को कैप्चर करते हैं और 1536 में उसको अपना केंद्र बनाते हैं। गोवा को कोचीन से अपना जो केंद्र है वो गोवा शिफ्ट करते हैं। कब? 1536 में। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमसे पूछा था कौन सा
रॉन्ग है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि द इंग्लिश ओपन दियर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ एट द मसूलीपट्टनम। अंग्रेजों ने अपना प्रथम कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। तो दक्षिण भारत में तो मसूलीपट्टनम था, परंतु उत्तर भारत में अगर बात करें, सिर्फ भारत में बात करें तो सूरत में था। ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन इन फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा। पूर्व में अगर बात करें, पूर्व में प्रथम कारखाना 1633 में उड़ीसा में हुआ था, ये सही दिया है। और अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746। कर डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1776 में मद्रास में प्रथम कब्जा किया था, तो ये भी सही है। ये सारे सही है, बस ऑप्शन नंबर जो ए है दैट्स द इनकरेक्ट। करेक्ट, इन व्हिच रीजन डिड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, कि किसके नेतृत्व में, किस शासक के नेतृत्व में बताना है कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना हुई थी। तो जो यूएस 14 है, इसके संबंध में, इसके समय में ये कंपनी बनी थी। यह एक सरकारी कंपनी थी, ठीक है। इसका देखिए, कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर का युद्ध जो है, बक्सर की लड़ाई को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। तो सही है, बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध के बाद ही भारत में ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया एक तरीके से। करें 1765 में इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने की मदद की। यस, इस युद्ध के बाद जब हार होती है तो फिर होती है इलाहाबाद की संधि 1765 में। इस संधि में होता है कि जो मुगल बादशाह है, ठीक है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, यह है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे देता है। किसको? बिहार और उड़ीसा की दीवानी देता ब्रिटिश को, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, बंगाल में अपना राजा सिताब राय को, बंगाल में तो मोहम्मद रजा खान को अपना दीवान नियुक्त करते हैं, रजा खां, और वहीं बिहार और उड़ीसा में राजा सिताब राय को दीवान नियुक्त किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। हु वाज अपॉइंटेड डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी। तो अभी बताया मैंने कि बंगाल में किसको नियुक्त किया गया था, उप दीवान, ठीक है। तो ये थे मोहम्मद रजा खान। तो कौन हो जाएगा? मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन नंबर ए। इसी को उप दीवान मुर्शिदाबाद बंगाल में नियुक्त किया गया था, इसके बाद द्वारा रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। जो राजा सिताब राय है, सिताब राय के उत्तर थे मैंने, ये बिहार के उप दीवान थे, बिहार में इसको नियुक्त किया था। फिर अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि कौन सी घटनाएं पूर्व में हुई है और कौन सी बाद में हुई है, इनको एक ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे गेटिंग द सिविल राइट ऑन द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा बाय द क्लाइव, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होना, ये 1765 में ऐसा हुआ। री अराइवल ऑफ द क्लाइव इन इंडिया, फिर ट्रांसफर ऑफ द निजामत टू द नवाब, निजामत अधिकार नवाब को स्थानांतरित कर दिया। रिटर्न रीव्ड हिज टास्क अनकंप्लीटेड, अपना अधूरा काम कार्य छोड़कर वापस जाना। तो ये किसके बारे में दे रखा है कि जो रॉबर्ट क्लाइव है उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले होता है कि यहाँ पे जो क्लाइव पहले सबसे पहले आता है, फिर ये हो गया फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे हो जाएगा कि उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करता है, तो दूसरा फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर जो ए है, फिर 3 और 4, तो ये है जो ऑप्शन नंबर ए, दैट्स द करेक्ट आंसर। अंत में सबसे छोड़ के भाग जाता है, तो उसी के बारे में चौथा ये हो जाएगा। इनको भी वही अरेंज करना है, इन घटनाओं को। करे एंड ऑफ द डायरकी रूल इन बंगाल, बंगाल में द्वैत शासन का अंत हो जाता है। ये होता है किसके समय में? उसके ये 1772 में वारेन हेस्टिंग के समय होता है, वारेन हेस्टिंग समय 1773 में। और यहाँ बात की संधि बताई मैंने 1765 में होती है। प्यासी का युद्ध जो है वो उससे पूर्व हो जाता है, ये हो जाता है 1757 में, 757। और वांडीवास का युद्ध जो है वो आप जानते हैं 1760 में होता है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। तो सर्वप्रथम क्या हुआ देखिए, प्यासी का युद्ध
फिर वांडीवास का युद्ध, फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, उसके बाद द्वैत शासन की समाप्ति। द्वैत शासन समाप्त कौन करता है? तो वॉरेन हेस्टिंग। शुरू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू इसने किया था। तो देखिए सर्वप्रथम चौथा, उसके बाद आना चाहिए हमारा तीसरा, फिर चौथा, फिर दूसरा और फिर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। कर हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ अवध किंगडम? अवध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप जानते हैं सादत खान ने इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट्स द करेक्ट आंसर। अवध की स्थापना सादत खान ने, ठीक है। मुर्शिद कुली खान ने स्थापना जानते हैं ये किसकी की थी? बंगाली की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कर हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्मरी इन द, ठीक है, डिंडीगुल मैसूर, कि 1757 में, दो बार पानी आएगा, 1757 में निम्न में से किसने, सॉरी ये 1755 में निम्न में से किसने डिंडीगुल में मैसूर में एक आर्म्स आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना डिंडीगुल में किसने की थी? हैदर अली ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, करे द ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली इन द बैटल ऑफ प्रोटोनोवा, कि प्रोटोनोवा के युद्ध में किसने हैदर को पराजित किया था? प्रोटोनोवा के युद्ध में, ठीक है। तो ये हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1781 में प्रोटोनोवा का युद्ध होता है, जिसमें जो सर आयरकूट है इन्होंने इसको पराजित किया था हैदर को, ठीक है। अब तो इसकी यहीं से डेथ हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद फिर टीपू जो है वह इस युद्ध का नेतृत्व करता है। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट टीपू? टीपू के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? ही सेंट डिप्लोमेट्स इन फ्रांस, टर्की एंड पर्सिया, ये सही है, उसने फ्रांस, तुर्की और पर्सिया में अपने कूटनीतिज्ञ भेजे थे, एकदम सही है। ही मेड ट्रेड विद चाइना, उसके चीन से व्यापारिक संबंध थे, ये भी सही है। द एम्बेसडर ऑफ, ठीक है, कुस्तुतुनिया एंड फ्रांस केम हिज कोर्ट, उसके दरबार में फ्रांस और कुस्तुतुनिया के दरबार आए थे, ये भी सही है। ही डिड नॉट मेक मरीन आर्मी, ऐसा नहीं है उसने मरीन आर्मी यानी समुद्रिक सेना भी बनाई थी, तो यही हमारा रॉन्ग हो गया, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, कि प्रथम आंग्ल मराठा वॉर की जो समाप्ति है वो किस ट्रीटी से होती है? तो ये होती है ट्रीटी ऑफ साइबाई से प्रथम आंग्ल मराठा वॉर की समाप्ति होती है, ठीक है। ये कुछ ट्रीटी दे रखी है और इनको कह रहा है कि आपको अरेंज करना है एक ऑर्डर में, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले कौन सी ट्रीटी होती है, उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। देखिए सबसे पहले जो होती है ट्रीटी ऑफ सूरत, सूरत जो है, सूरत की संधि सर्वप्रथम होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे होती है हमारी वो है पुरंदर की संधि, ठीक है। ये जो सूरत की संधि है अगर इसकी बात करें तो ये होती है हमारी 1775 में। वही जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है ये होती है 1776 में, 1776 में। फिर होती है वडगांव की संधि, जो बहगांव या वडगांव संधि है, ये होती है वडगांव की संधि हमारी होती है 1779 में, 1779 में। और सबसे बाद में होती है 1782 में साई की संधि 1782 में। तो ये देखिए ये हुआ 4 फिर 2 फिर 3 फिर 1, तो 4 सबसे शुरुआत में आएगा 4, फिर आएगा 2, ठीक है, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 1। तो ऑप्शन नंबर जो ए है दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। 4 सॉरी तो ये 4 सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 4 फिर है 3 और फिर है 2 और फिर 1, तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। 4 यही नहीं मिस्टेक फिर से हो रही है, वही सही था। देखिए 4 नंबर 1 पे है यानी ट्रीटी ऑफ सूरत, फिर दूसरे नंबर पे आएगा पुरंदर, फिर बड़गांव और फिर साईबाई। तो हाँ 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर ए सी सही है। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इज एसोसिएटेड विद, जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है उसका संबंध किसके साथ है ये हमसे पूछा है। तो हम देखो एक ऐसे याद करते हैं, प्रथम जो युद्ध होता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ये होता है 1775 से 1782 तक। और बताया कि फर्स्ट में मैंने बताया था कि साईबाई की जो संधि होती है उसके द्वारा यह युद्ध समाप्त हो जाता है।
इस समय जो गवर्नर रहता है वो रहते हैं वारेन हेस्टिंग। कौन रहता है? वारेन हेस्टिंग के समय में ये होता है। तो ये हो गया वारेन हेस्टिंग का। दूसरा जो है वो होता है 1803 से 1805 के बीच में, 1805 के दौरान। और इस समय जो वो मतलब शासक होता है वो होता है लॉर्ड वेल्लेस्ली। हमसे पूछा है कि ठीक है, तो दूसरे में कौन होता है? लॉर्ड वेल्लेस्ली रहता है। तीसरे की बात करें, थर्ड जो है वो होता है 1700 मतलब सॉरी 1817 से 1818 के बीच में होता है। और इस समय जो रहता है वो रहता है हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में तीसरा युद्ध होता है। ठीक है, गवर्नर कौन रहता है? वारेन हेस्टिंग। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो तीनों को याद रखिएगा। प्रथम में वारेन हेस्टिंग, दूसरे में लॉर्ड वेल्लेस्ली और तीसरे में है लॉर्ड हेस्टिंग। दोनों में अंतर है, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, करें कि द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ मराठा महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह जो है इनकी जो राजधानी थी वो लाहौर हुआ करती थी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिख साम्राज्य की राजधानी कौन थी? लाहौर। रंजीत सिंह गॉट द फेमस किंगडम कोहिनूर डायमंड फ्रॉम। कि जो रंजीत सिंह को सुप्रसिद्ध हीरा कहां से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था शाह सुजा से प्राप्त हुआ था। किससे? शाह सुजा। क्या देखेगा? शाह सुजा से प्राप्त हुआ था। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर टुक प्लेस बिटवीन द, अमृतसर की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो ये हुई थी अंग्रेजों के बीच में और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। ठीक है, तो जिसमें से सतलज नदी जो है उसको एक सीमा माना गया था अंग्रेजों और सिख राज के बीच में। तो ये पूछा जाता है कौन सी नदी को, याद रखिएगा। करे हु वाज द फॉलोइंग डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल ओवर देम। करे इसमें से किसने अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध बगावत नहीं की थी? तो देखो, हैदराबाद के जो निजाम है इन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट बगावत नहीं की, बल्कि इसको सर्वप्रथम सहायक संधि के तहत इसका अपना हिस्सा बनाया गया था और इसने कोई भी बगावत नहीं की थी। तो सर्वप्रथम सहायक संधि किसने स्वीकार की थी? हैदराबाद के निजाम ने। ये संधि किसके समय आई थी? तो वेल्लेस्ली के टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच इंडिपेंडेंट स्टेट वाज फाउंडेड बाय निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो हैदराबाद की ही की थी। तो यही है इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसी स्टेट वाज नॉट नेक्स्ट बाय द ब्रिटिश। किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने हिस्सा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? तो ये ज्यादातर ग्वालियर जो है ये अंग्रेजों के स्वामी भक्त बन रहे, इस वजह से इसको कभी भी अपना हिस्सा नहीं बनाया। अवध पर आप जानते हैं अनार्किस्ट, ठीक है, या भ्रष्टाचार के आरोप में अवध को अपने राज्य का हिस्सा बनाया था। करेक्ट, लिबर्ट जो ये है इसका संबंध किस चीज से? ये क्या था? तो ये था कि जो लॉर्ड रिपन है, रिपन के समय में ये हुआ था कि उसने कहा था कि जो भारतीय हैं वो अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकते हैं। इसी बात से जो अंग्रेज थे वो भड़क गए कि भारतीय हमारा मुकदमा कैसे सुन सकते हैं। तो यही था ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसमें प्रस्तावित था कि आपराधिक मुकदमों में भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपियों पर न्याय विचार कर सकेंगे। ये था, इसी से विरोध उत्पन्न हो गया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट, ड्यूरिंग which period the executive and judicial authority of British officers separated। किसके समय में जो कार्यकारी शक्तियां हैं और न्यायिक शक्तियों को सेपरेट कर दिया गया था? तो ये वारेन हेस्टिंग के समय में ऐसा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। करें कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश्ड अ रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। कह वारेन हेस्टिंग एक प्रथम वो था जिसने सेपरेट पुलिस फोर्स की स्थापना की थी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, ये वारेन हेस्टिंग का नहीं था। ठीक है, ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस। ठीक है, जिससे भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो कोलकाता में 1773 के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। तो ये एकदम दूसरा सही है। द इंडियन पेनल कोड केम टू इफेक्ट इन 1860। 1860 में जो भारतीय दंड संहिता है वो आती है। तो ये भी सही है, भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1860 में थी। तो दूसरा और तीसरा सही है, फर्स्ट सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। अंडर हुज टेन्योर वाज द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस। कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो आप जानते हैं कि ये हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत होती है। अभी आगे हम पढ़ेंगे स्थायी बंदोबस्त,
परमानेंट जो सेटलमेंट है या रैयतवाड़ी, ये सभी के अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब शेयर कीजिए। जय हिंद, पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटेड।